हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आगे की टॉपिक देखेंगे। आज फोर्थ लेक्चर है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन वेव्स इन एन एटम। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, डिब्रोगली हाइपोथेसिस, डिब्रोगली वेवलेंथ निकाले थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, टर्मिनल क्वेश्चंस भी किए थे, और एस ए क्यू भी किए थे। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। जो भी हम सीक्वेंस में आगे पढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करें कि जो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था डिब्रोगली वेवलेंथ के लिए? एच अपॉन पी। अगर पार्टिकल वेव नेचर एग्जिबिट करता है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। पी है क्या? मोमेंटम। जो डिब्रोगली थे, डिब्रोगली को म्यूजिक पसंद था। ऐसा बुक में लिखा है। बीइंग अ लवर ऑफ म्यूजिक, डिब्रोगली डिसाइडेड टू लुक अपॉन द एटम एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने एटम को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया, मतलब उसके बारे में परिकल्पना की, सोचा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या, उसकी जो बेसिक जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बेसिक फंडामेंटल क्या होता है उसमें? हम क्या करते हैं उसमें? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हायर लेवल पे जाते हैं तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को, हायर लेवल फ्रीक्वेंसी को हम ओवरटोन में मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि वी नो दैट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन हैव ओनली अ पर्टिकुलर बेसिक टोन एंड रिलेटेड ओवरटोन्स। ठीक है। क्लियर है? ये तो आपने ओवरटोन, हार्मोनिक्स, ये सब तो पढ़ा होगा लोअर क्लास में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या लिया? एक गिटार लिया। आपको पता है गिटार प्लग्ड होता है ना, जहां पे जिस पॉइंट पे प्लग्ड होगा वहां पर क्या बनता है? नोट बनता है। नोट पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। तो वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग सेटअप स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, एक बार हम आपको याद दिला देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ उसी वेव को अलाउ किया जाएगा। एटम के केस में याद रखना, एटम के केस में, इलेक्ट्रॉन वेव इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन वेव के केस में सिर्फ उसी वेव को अलाउ किया जाएगा जहां पे जो नोट्स होंगे वो कहाँ होंगे? एंड्स पे होंगे। दोनों एंड पे क्या होंगे? नोट्स होंगे। और होता भी है, जो हम पहले पीछे पढ़े हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, मतलब अगर प्लग्ड है, प्लग्ड का मतलब कि जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है वहां पे नोड ही बनते हैं। जिस पॉइंट पे प्लग्ड है स्ट्रिंग वहां पे नोड ही बनते हैं। या ब्रिज, आप याद याद करो, वहां पर ब्रिज पड़े होंगे आप। तो ब्रिजेस जहां जहां होंगे वहां वहां क्या होंगे? नोड बनेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ ही अलाउ को ही अलाउ किया जाता है, उसे ही हम कंसिडर कर पाएंगे इस केस में, इलेक्ट्रॉन वेव के केस में, इन एन एटम। तो अब इसे थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसे जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, आपने देखा था लोअर क्लास में, जैसे मान लो कि हमने एक ये ले लिया, ये एक स्ट्रिंग ले लिया, ये ले लो एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ मान लें एल है। क्या लेंथ है? एल है। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसे हम फंडामेंटल मोड कहते हैं, याद आ रहा होगा आपको। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है? इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर आप इसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल मोड। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लोज्ड सेगमेंट बनेगा जिसे हम स्टैंडिंग वेव कहेंगे। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये देखो, जब हम वाइब्रेट करेंगे स्ट्रिंग को तो ये आ गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, और ये से बन गया स्टैंडिंग वेव। यहाँ पर एंड पे क्या देखो, एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ एम्पलीट्यूड जीरो है। जहाँ एम्पलीट्यूड जीरो है वहाँ क्या बनता है? नॉट बनता है। और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, देखो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो यहाँ क्या बनेगा? एंटी नॉट बनेगा। तो यहाँ क्या आ गया? एंटी नॉट। क्लियर हो गया ये बात? स्ट्रिंग तो वही है जो हमने स्ट्रिंग लिया था।
स्ट्रिंग की लेंथ क्या था, एल था। अब दो नॉड के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं, वो कितना होता है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो ये मान लो λ1/2 हो गया। तो मतलब λ1/2 इक्वल टू क्या आ गया, एल। ठीक है। तो मतलब λ1 को क्या कहोगे, इसे कहोगे 2l। ठीक है। या एल इक्वल टू λ/2। तो अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के टर्म्स में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में चलें, नेक्स्ट हायर मोड की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड मोड, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या होगा, इसमें दो क्लोज सेगमेंट होंगे, बीच में हम क्या करेंगे, प्लकिंग कर देंगे। मतलब कुछ इस तरह देखो, ये आ गया हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का क्या करना है हमें, वाइब्रेशन देखना है। कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये आ गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों मिलकर के बन गया क्या, ये बन गया स्टैंडिंग वेव। अब लेंथ तो वही है ना जो लेंथ था, कितना है लेंथ, लेंथ आ गया, लेंथ एल है। अब यहाँ क्या बन गया, एंड पे यहाँ नोड आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एंटी नोड आ गया। यहाँ क्या आ गया, नोड आ गया। यहाँ क्या आ गया, एंटी नोड आ गया। यहाँ क्या आ गया, नोड आ गया। क्लियर है। अब तो बताओ, दो नोड के बीच क्या होता है, λ/2। यहाँ पर तो λ/2 क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो इस केस में जो वेवलेंथ है वो क्या बन जाएगा, वेवलेंथ, इस केस में वेवलेंथ आ जाएगा 2 λ/2। तो मतलब लेमडा, क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए वेवलेंथ λ2 लिख लो। तो यहां पर बताओ कि वेवलेंथ क्या बना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएगा वेवलेंथ, λ2 इक्वल्स टू एल हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। फिर और हायर मोड में चलो, मतलब ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। अब सेकंड ओवरटोन में चलते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, याद रखिएगा। नो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तीन क्लोज सेगमेंट बन जाएंगे, दो ब्रिज यूज कर लेंगे वहां पर हम। ठीक है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आएगा, तो यहां पे दो क्लोज सेगमेंट ले लेंगे। इसमें तीन क्लोज सेगमेंट बन जाएंगे, देखो इस तरह से। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो वही है ना, एल। ये ले लो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल यहां दिखा दो। फिर आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉट। यहाँ क्या आया, एंटी नॉट। यहाँ क्या आया, नॉट। यहाँ क्या आया, एंटी नॉट। यहाँ क्या आया, नॉट। यहाँ क्या आया, एंटी नॉट। मतलब ऑल्टरनेटली नॉट और एंटी नॉट में मिलता जाता है। अब देखो यहाँ दो नॉट, ये दो नॉट, ये दो नॉट। तो यहाँ पर क्योंकि तीन क्लोज सेगमेंट बन गए, तो हर क्लोज सेगमेंट में दो नॉट बनेंगे, तो छह नॉट बन गए, यहाँ पे सिक्स नॉट्स हो गए। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ वेवलेंथ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ λ/2, क्योंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो λ3 लिख लेते हैं। ये आ गया। तो इस केस में वेवलेंथ क्या हो जाएगा फिर, 3λ3/2 इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है। तो अब यहां पर बताओ λ3 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2l/3 आ जाएगा।
तो ये पॉइंट क्लियर, ये मैंने आपको सिर्फ जो पीछे आप लोअर क्लासेस में देखे हैं स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो मैंने आपको समझाया कि स्टैंडिंग वेव में क्या होते हैं, नोट्स और एंटी नोट्स बनते हैं, बस। अब इसका यहाँ पर यूज करना है, यूज होगा तभी ये चीज आपको बताया गया है, यहाँ पे मैंने बताया आपको और बुक में भी ये सब दिया गया है। ओके, तो इसे मैं पहले एक मार्जिन में रख दूं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे के पॉइंट पे, देखते हैं क्या लिखा गया है। अब लिखा गया है देन de Broglie suggested that the electron is moving in an orbit inside the atom accompanied by its matter wave or electron wave। ओके, तो डिब्रोगली ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। फिर डिब्रोगली ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूव करते हैं, किसके अंदर, एटम के अंदर, तो उसको लेकर के उसके साथ ही उन्होंने मैटर वेव को भी या इलेक्ट्रॉन वेव को भी एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब उन्होंने ये कहा कि द एटम अकम्पनीड बाय इट्स मैटर, मैटर वेव, उसी को क्या कहा कहता है, इलेक्ट्रॉन वेव। उसी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन वेव। मैटर वेव मतलब मैटर यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो ही स्टिपुलेटेड दैट for the stability of the orbit, the length of the orbit should be such that only an integer number of wavelengths of the electron waves fit into it। मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के लिए ऑर्बिट की जो लेंथ है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, उसकी लेंथ ऐसा होना चाहिए कि जो वेव लेंथ है वो, मतलब लेंथ ऑफ ऑर्बिट जो है वो वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब लेमडा हो, या 2 लेमडा होना चाहिए, या 3 लेमडा होना चाहिए, या 4 लेमडा होना चाहिए, एंड सो ऑन, एन लेमडा होना चाहिए। मतलब एन इज एन इंटीजर। क्लियर, ताकि उसके अंदर क्या हो कि जो वेव है वो फिट हो पाए। ठीक है, कौन सा वेव, इलेक्ट्रॉन वेव। और याद रहे कि वहां पे नॉड की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह नॉड बना फिर दूसरे बार में दूसरे जगह नॉड बन जाए, फिर तीसरे जगह नॉड बन जाए, फिर एंटी नॉड बन जाए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो उसमें सिर्फ खाली नॉड और एंटी नॉड ही मिलते रहेंगे, वेव तो बनेंगे ही नहीं फिर। ठीक है ना, स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या कहा गया कि ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के लिए ऑर्बिट की जो लेंथ होनी चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ एक इंटीग्रल मल्टीपल में फिक्स होना चाहिए, है ना। तो मतलब लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है, इस तरह से। क्लियर, समझ गए। देखो इस इसके लिए भी यहाँ पर बुक में भी डायग्राम दिया गया है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो समझाता हूँ मैं, ये कैसे है, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ इस तरह। देखो हमने एक ऑर्बिट ले लेते हैं, एक ले लो आप, चलो ये एक ऑर्बिट ले लिए, और एक और ले लो, दूसरा ले लेते हैं, एक और ऑर्बिट, जस्ट वेट। हम्म, ये ले लेते हैं। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा है, ठीक है। जो डायग्राम बुक में दिया गया है वही डायग्राम मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो है इसमें आप ले लो, एक यहाँ पे नोड ले लेते हैं, एक नोड ये ले लेते हैं, एक नोड ये ले लेते हैं,
एक नोड ये ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 नोड दिखा दिए हैं। देखो, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। समझना इसे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगा, कैसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो, ये आया वेव, नोड पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये आ गया वेव, नोड पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो। फिर ये आ गया वेव, नोड पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो। फिर ये आ गया वेव, नोड पे एम्पलीट्यूड जीरो। समझ आया या नहीं? फिर से समझाता हूँ, इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ, समझना जरा। देखो, नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो, एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ गया, ये मैक्सिमम, फिर कम होगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। फिर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे फिर क्या हो गया, जीरो। फिर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ क्या हो गया, जीरो। फिर यहाँ मैक्सिमम, यहाँ क्या हो गया, जीरो। इस तरह से ये गया। तो ये हो गया हमारा वेव। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो वेव आया, इसका लेंथ क्या होगा। अब देखो, जरा ध्यान दो, ये आया यहां से यहां तक, क्या हो गया, लेमडा बाई टू। समझना, लेमडा बाई टू। फिर ये जो वेव आया, कितना लेंथ, लेमडा बाई टू। दो नॉट के बीच लेमडा बाई टू। फिर ये कितना आ गया, लेमडा बाई टू। फिर ये कितना आ गया, ये जो वेव आया, ये दो नॉट के बीच का डिस्टेंस, फिर लेमडा बाई टू। तो कितने लेमडा बाई टू हो गए, 4 लेमडा बाई टू। तो यहाँ पे 4 लेमडा बाई टू आ गए। तो बताओ कितने वेव इसके अंदर फिट हो गए, तो दो वेव। वेवलेंथ क्या हो गया, 2 लेमडा। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। ये मैं जरा अब मिटा दूं, मैंने समझा दिया आपको। क्लियर हो गए? उसी प्रकार, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले लें, देखो, ये ले लेते हैं, ये ले लो एक नॉट, एक नॉट यहाँ ले लो, एक नॉट यहाँ ले लो, एक नॉट यहाँ ले लो, एक नॉट यहाँ ले लो। ठीक है, कितने हो गए, एक ये ले लो, चलो एक ये। इतने सारे नोट्स ले लिए इस बार। अब यहाँ भी हम वेव बनाते हैं। देखो, ये आ जाएगा हमारा, ये देखो, ये जीरो हो गया, फिर एम्पलीट्यूड, फिर जीरो हो गया एम्पलीट्यूड। फिर ऐसे चलो, फिर देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, आप यूनिफॉर्मली ही बनाना, है ना, सेम सेम डिस्टेंस पे ये बन गया। देखो, ये आ गया, देख रहे हैं, ये आ गया वेव। अब यहाँ पे कितने नोड्स थे, चेक करो कितने नोड है। देखो, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, काउंट करो। टोटल 6 नोड लिए थे हम, नोड है, नोड है। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब वेवलेंथ बिटवीन एवरी टू, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई टू, 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 लेमडा बाई टू। कितने लेमडा बाई टू हो गए, 6 लेमडा बाई टू। तो वेवलेंथ कितने हो गए, तो इसमें कितने वेव फीट हो गए, देखो 3 लेमडा हो जाएगा। इसमें इसका वेवलेंथ, इस वाले वेव का वेवलेंथ कितना हो गया, 3 लेमडा। इस वाले वेव का कितना आया था, 2 लेमडा। 2 लेमडा आया था या लेमडा आया था, इसमें 2 लेमडा आया था। तो 3 लेमडा, तो मतलब इसमें कितने वेव फीट हो गए, इस वाले में, इस वाले ऑर्बिट में, इस वाले ऑर्बिट में 3 वेव फीट हो गए। ठीक है, अंदर वाले ऑर्बिट में कितने वेव फीट हो गए, 2 वेव फीट हो गए। मतलब यहाँ पर एन इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये हो गया एन इक्वल टू 3। अभी हम बताए थे ना, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। ठीक है, तो एन लेमडा, तो एन लेमडा का मतलब 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे, तो जरा देखो, हमें ये पता है कि जो लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर। अगर हम एक पर्टिकुलर कोई ऑर्बिट लें और उस ऑर्बिट का रेडियस, जस्ट बिट, हाँ, जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट ले लो आप, कोई हम एक ऑर्बिट ले लेते हैं, ये एक ऑर्बिट ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूं। ये हमने एक ऑर्बिट ले लिया, और इस ऑर्बिट का वेवलेंथ मान लो कि इसका वेवलेंथ जो है
वेवलेंथ है, रेडियस। इस ये एक कोई nth ऑर्बिट हम ले लिए जिसका रेडियस कितना है, रेडियस r है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन वेव, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन वेव, यहाँ पर जो मैंने डिवाइडर लाइन डाला था वो मिट गया, किसी तरह डिलीट हो गया। इसे मैं जरा यहाँ पे सेपरेट कर दूं, ये मिक्स ना हो जाए। हाँ, तो ये जो मैंने एक nth ऑर्बिट लिया कोई, ठीक है। अब nth ऑर्बिट का रेडियस rn लिया। अब बताओ इस ऑर्बिट का लेंथ कितना होगा, ये होगा 2 पाई rn, ठीक है। अब इस लेंथ के अंदर कितने वेव्स फिट हो सकते हैं, तो मान लो n वेव्स फिट हुए, तो उस वेव की लेंथ क्या होगी, वेव लेंथ, इलेक्ट्रॉन वेव की मैं बात कर रहा हूँ, उस इलेक्ट्रॉन वेव की लेंथ क्या होगी, तो होगा n लेमडा। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं एन लेमडा और लेमडा। एक मिनट, डिब्रोगली वेवलेंथ की बात करूं तो फ्रॉम डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता है, लेमडा क्या होता है, तो लेमडा होता है एच बाई पी। लेमडा क्या होता है, एच बाई पी होता है। बोलो ये क्लियर हो गया। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम डिब्रोगली वेवलेंथ। जो डिब्रोगली वेवलेंथ होगा फ्रॉम डिब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डिब्रोगली का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लेमडा क्या लिखेंगे, तो लेमडा लिखेंगे एच अपॉन पी। लेमडा होगा हमारा एच बाई पी। तो फिर अब इसे, ये जो मैंने लिखा एच बाई पी लेमडा एच अपॉन पी, ये वाला वैल्यू ही मैंने यहाँ पे पुट किया है, जरा देखो लेमडा की प्लेस पे। तो नो 2 पाई rn इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया एन एच अपॉन पी। अगर हम p को ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, p इंटू आर एन या p इंटू आर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। तो p इंटू आर आपने पढ़ा होगा कि लिनियर मोमेंटम r इंटू पी इक्वल टू होता है l। इसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसे हम एम वी आर एन भी लिखते हैं, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम। p क्या हो गया, p हो गया हमारा, p को क्या कहोगे, एम वी, लीनियर मोमेंटम, इंटू आर एन, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब आप याद करो बोर्स क्वांटाइजेशन, जो पोस्टुलेट नंबर 2 था बोर का, वो यही था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का मतलब एंगुलर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम ये आ गया, ये एंगुलर मोमेंटम। तो पी को मैंने एम वी लिख दिया, तो ये हो गया एम वी आर एन। और क्योंकि जो रिवॉल्विंग है, रिवॉल्व जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये वी किसका वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये आ गया एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, 2 पाई एम वी आर एन इक्वल टू एन इंटू एच बाय 2 पाई। फाइनली हम इसे ऐसे लिखते हैं, एम किसका मास, एम तो इलेक्ट्रॉन का मास है, वी किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर, और आर एन nth ऑर्बिट में, तो ये आ गया एन एच बाय 2 पाई, वेयर, ये जो बोर का जो फॉर्मूला था सेकंड वाला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन वेव से हमने ड्राइव किया,
डिब्रोगली के वेवलेंथ का यूज करते हुए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, पार्टिकल अगर वेव का नेचर शो करेगा तो मैटर वेव है, मैटर वेव का वेवलेंथ क्या होता है, h/2 पाई। और उसी फॉर्मूला को लेकर के आगे हम फर्दर सॉल्व किए और हमें ये फॉर्मूला मिल गया। इसे ऐसे भी लिखते हैं, जस्ट मिनट, हम इसे लिखते हैं इक्वल टू एन एच, या कट कर दो, ये एक सिर्फ सिंबल है h/2 पाई को रिप्रेजेंट करने का, इसे कुछ कोई कुछ कहते नहीं है, आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये वाला पॉइंट, इसमें कुछ बातें जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, एन क्या होगा, एन क्या है भाई, तो एन को हम लिखते हैं 1 2 3, क्योंकि एन इज एन इंटीजर एंड सो ऑन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसमें हम सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। हाँ, आर एन है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये लिख दूँ मैं यहाँ पे, आर है रेडियस, या फिर यहाँ पर मैं ये लिख ही देता हूँ, we can write that in an allowed atomic orbital which has radius rn, the following condition must be satisfied: 2 pi rn equal to n lambda, तो वहां से स्टार्ट ही किए थे। एंड हियर rn is what, rn is the radius, radius of an allowed atomic orbital। क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका, ये वाला टॉपिक। आई थिंक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, लेकिन थ्योरी छोटी है, अच्छी है, ठीक है। अब हम आज एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, टर्नल क्वेश्चन। वेट करो, मैं पेपर सामने स्क्रीन पे लाता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, नहीं है, जस्ट वेट, ढूंढ रहा हूँ मैं क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ, ये मिल गया। देखो, टर्मिनल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 1 2 3 कर लिया था। अभी आज मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, टर्मिनल क्वेश्चन 4 दिख रहा है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द de Broglie wavelength of an electron in the first orbit. Determine the de Broglie wavelength of an electron in first orbit. दिख गया, लिख लें आप क्वेश्चन। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। ये है टर्मिनल क्वेश्चन 4, टर्मिनल क्वेश्चन 4।
तो अब इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन मैं एक बार और बोल दूं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं एक बार। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द de Broglie wavelength of an electron in the first Bohr orbit। ओके, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला तो वही जो होता है, लेमडा इक्वल टू h/p। और क्योंकि ये हमें वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, डिब्रोगली वेवलेंथ वाला जो पढ़े हैं, h/p। और p को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी k। इसे सॉल्व कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा? h/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2.9109। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था सब कुछ, सॉरी सॉरी। इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा हमें। देखो, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे सॉल्व करोगे जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये आपको इतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2.18। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। स्क्रीन में बड़ा कर लूं, -18 जूल। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ही तो है। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, सॉल्व करके 3.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तो ये आ गया 3
0.33 एंगस्ट्रम दिया गया वेवलेंथ। ये फाइनल आंसर। हमने वेवलेंथ निकाला। किसका वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन का, जो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि बताओ वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, डिब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट और बोर ऑर्बिट में। ठीक है, इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, de Broglie wavelength of electron in the first orbit। ठीक है, तो आज का कहानी खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।